हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम एंटेमोलॉजी सब्जेक्ट के कोर्स टाइटल मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में सेरीकल्चर में नेक्स्ट पोर्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है मॉरीकल्चर। अब जब इस टॉपिक को हम आगे पढ़ रहे होंगे तब आपको महसूस होगा कि ये टॉपिक एंटेमोलॉजी सब्जेक्ट का कम और बल्कि एग्रोनॉमी सब्जेक्ट का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मॉरीकल्चर है क्या? आप जानते होंगे, कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट्स। तो मलबरी प्लांट्स का कल्टीवेशन किस तरह से किया जाता है, तो ये सारा जो प्रोसेस होगा उस कल्टीवेशन के से जुड़ा हुआ, वो सब कुछ हम मॉरीकल्चर के अंदर पढ़ते हैं। तो इसके अंदर किसी पर्टिकुलर हम किसी कीट की बात नहीं कर रहे, तो ये टॉपिक हमें कीट विज्ञान से जुड़ा हुआ कम महसूस होगा, है ना। तो मॉरीकल्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मलबरी प्लांट। मलबरी प्लांट क्या होता है, किस फैमिली का ये मेंबर है, कौन कौन सी मेन स्पीसीज होती हैं इसकी, है ना, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो मलबरी प्लांट से रिलेटेड है आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे हम। उसके बाद हम जानेंगे सॉइल क्लाइमेट, मतलब सॉइल और क्लाइमेट किस तरह का रिक्वायर्ड होता है मलबरी प्लांट की कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद हम जान सकते हैं प्लांटिंग के बारे में। प्लांटिंग मतलब किस वक्त प्लांटिंग की जाती है, किस तरह के अलग अलग सिस्टम्स को काम में लेकर प्लांटिंग की जाती है। तो इस तरह से प्लांटिंग के बारे में हम जान सकते हैं। फिर हम जान सकते हैं लैंड प्रिपरेशन के बारे में, किस तरह से ज़मीन तैयार की जाती है भाई कल्टीवेशन के लिए, किसके, मलबरी के। और उसके बाद हम जान सकते हैं इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स के बारे में, किस वक्त किस तरह से इरिगेशन दिया जाता है, और साथ में किस तरह से फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स वगैरह जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है पर्टिकुलर किस अमाउंट के अंदर, है ना। तो उसके बारे में हम जान सकते हैं। और साथ में हम जान सकते हैं प्रूनिंग एंड हार्वेस्टिंग के बारे में। प्रूनिंग या एक तरह से कटाई छटाई जिसे हम कह सकते हैं, है ना। और साथ में हार्वेस्टिंग लास्ट में, जिसे अलग कर लिया जाता है हमारे एंड प्रोडक्ट को मलबरी प्लांट की। तो कहने का मतलब वो सारा प्रोसेस जो है एक तरह से कल्टीवेशन के रूप में हम पढ़ सकते हैं। इस वीडियो से जो पहले का वीडियो था उसके अंदर हमने सेरीकल्चर के बारे में अच्छे से बात की है। अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए एक जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉरीकल्चर होता क्या है। वैसे तो आप जानते हैं कि मॉरीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट, राइट। मलबरी प्लांट की कल्टीवेशन या हार्वेस्टिंग तक का जो पूरा प्रोसेस है उसी को हम क्या कह रहे हैं, मॉरीकल्चर कह रहे हैं, है ना। मॉरीकल्चर एक तरह से मॉरस वर्ड से बना है ना। मॉरस का मतलब आप जानते होंगे कि पर्टिकुलर जब इसका साइंटिफिक नेम हम देखते हैं मॉरस अल्बा या अलग अलग स्पीसीज के साथ में, तो ये जो मॉरस वर्ड है उसी से कहीं ना कहीं हम मॉरीकल्चर के रूप में इसे नाम दिया गया है ना। कल्चर मतलब एक तरह का कल्टीवेशन, तो मॉरस का कल्टीवेशन एक तरह से, तो इसी वजह से इसे मॉरीकल्चर कहा गया है ना। और हम देखें मलबरी है क्या, मलबरी की पर्टिकुलर बात करें तो मलबरी प्लांट इज अ फास्ट ग्रोइंग डेसिडुअस ट्री। मलबरी क्या है, एक तरह का फास्ट ग्रोइंग डेसिडुअस ट्री है। डेसिडुअस का मतलब आप जानते होंगे कि जिसके अंदर पतझड़ में सारे पत्ते वगैरह जो होते हैं झड़ जाते हैं, है ना। तो डेसिडुअस ट्री है ये, अकरिंग इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट। कौन से क्लाइमेट में जनरली देखा जाते हैं तो ये प्लांट, तो हम देख रहे हैं सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर। सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट, या आप इस तरह से समझ सकते हैं जो ठंडे इलाके होंगे वहाँ इस तरह के प्लांट ज़्यादा देखे जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लांट की ग्रोथ के लिए टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। और हम देख रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस इसके अंदर कैसा होता है, कैटकिन या स्पाइक टाइप का, ये इंपॉर्टेंट है। कैटकिन का अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, तो हम मलबरी प्लांट जो है इसे याद रख सकते हैं। तो कैटकिन इन्फ्लुएंस किसमें है, तो मलबरी प्लांट के अंदर है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं फ्लावर्स के बारे में बात करें तो यहाँ जो फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं यानी मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग पौधे में अलग अलग फ्लावर में होते हैं, है ना, अलग अलग फ्लावर में होते हैं। तो इस वजह से हम इसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कह रहे हैं। और साथ में इसी वजह से इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन देखा जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन आप जानते होंगे जो सेल्फ पॉलिनेशन से अलग है। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर एक ही फूल के अंदर हम कहीं ना कहीं देखते हैं पॉलिनेशन हो जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन जिसके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन इस वजह से देखा जाता है। ओके, और हम देखते हैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं उसे आप याद रख सकते हैं, जो कि है मॉरस अल्बा, मॉरस इंडिका, मॉरस बोम्बाइसिस, मॉरस साइनेसिस
और साथ में मॉरस लैटिफोलिया। तो मॉरस वर्ड का मतलब तो आप समझ ही गए, बाकी सारे इसके अलग अलग हम देख रहे हैं स्पीसीज हैं जो कि है मॉरस अल्बा एंड ये सब। ओके, ये स्पीसीज जो है मेनली कल्टीवेट की जाती हैं और ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के रूप में, है ना। और हम देख सकते हैं इसकी फैमिली, तो मॉरस अल्बा या कह सकते हैं पर्टिकुलर ये जो मलबरी प्लांट है इसकी फैमिली जो है वो है मोरेसी। ओके, मॉरस अल्बा की मोरेसी आप आराम से याद भी रख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि मॉरिकल्चर किया क्यों जा रहा है, मेनली तो आप भी जानते हैं कि इनका कल्टीवेशन लीव्स के लिए किया जाता है, या हम कह रहे हैं इनकी पत्तियों के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी जो पत्तियां हैं उन्हें कौन खाते हैं, तो हमारे सिल्क वर्म खाते हैं। सिल्क वर्म जो है इन्हें इनके ऊपर फीड करते हैं और कहीं ना कहीं अपने चारों तरफ कोकून को क्रिएट करते हैं। और ये जो कोकून होता है इससे हमें क्या चाहिए, सिल्क चाहिए, है ना, सिल्क थ्रेड चाहिए। और ये सिल्क थ्रेड जो है हमारे सिल्क इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस वजह से हम मेनली मॉरिकल्चर को आगे बढ़ाते हैं या करते हैं, है ना। और साथ में हम देख रहे हैं सिर्फ लीव्स ही नहीं, इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब अगर मॉरिकल्चर पर्टिकुलर सेरिकल्चर के लिए किया जा रहा है, या कह सकते हैं पर्टिकुलर सिल्क वर्म के लिए किया जा रहा है, उसकी लीफ के लिए किया जा रहा है, तो उसके अंदर हमें क्या प्रेफर करते हैं, उसके सिल्क वर्म। तो उसकी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं सिल्क वर्म प्रेफर फ्रेश सॉफ्ट एंड सेक्यूलेंट स्मूथ लीव्स। क्या मतलब हुआ कि फ्रेश मतलब एकदम फ्रेश लीव्स जो होंगी प्लांट से अलग की गई हों, सॉफ्ट हो जो कि आसानी से वो सिल्क वर्म चबा पाए, जिन्हें है ना आसानी से कंज्यूम कर पाए, और सेक्यूलेंट हो जिसके अंदर आसानी से उसमें रस अच्छा हो, यानी उसमें मॉइस्चर कंटेंट अच्छा हो, स्मूथ लीव्स हों वो, है ना। तो इस तरह की लीव्स जो होती है वो सिल्क वर्म ज़्यादा प्रेफर करते हैं विथ लो फाइबर कंटेंट, जिनमें फाइबर कंटेंट भी क्या हो, कम हो। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से हम देखते हैं सिल्क वर्म के लिए प्रेफरेंस क्या होगी उन लीव्स की, है ना। तो इस तरह से कुछ जनरल इंफॉर्मेशन या जनरल बातें जो है आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू मॉरिकल्चर, उसके बारे में हमने अभी बात करी। ओके, तो मॉरिकल्चर की एक जनरल इंफॉर्मेशन जान लेने के बाद अब हम बात करते हैं कि मॉरिकल्चर के लिए सॉइल और क्लाइमेट की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, है ना। तो हम देखते हैं सॉइल के अंदर द सॉइल शुड बी डीप फर्टाइल। जो सॉइल होती है वो डीप फर्टाइल होनी चाहिए, उस पर प्लॉगिंग वगैरह कर दी जानी चाहिए। डीप प्लॉगिंग भी करी जानी चाहिए, क्यों? ताकि नीचे अगर कोई वीड्स वगैरह अगर हम देखते हैं तो वीड्स वगैरह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना। तो डीप प्लॉगिंग वगैरह भी करी जानी चाहिए। वेल ड्रेन होनी चाहिए से सॉइल, जिसमें से पानी का निकास आसानी से हो सके, है ना। और क्ले लोम टू लोमी, इस तरह का हम देखते हैं इसका नेचर होना चाहिए। नेचर यानी पर्टिकुलर टेक्सचर जो है सॉइल का वो ऐसा होना चाहिए। कैसा? क्ले लोम टू लोमी, इसका नेचर टेक्सचर होना चाहिए। और हम देखते हैं पोरस विथ गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। जो सॉइल है वो पोरस होनी चाहिए और साथ में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। प्लांट अच्छा मॉइस्चर होल्ड कर पाएगा तभी तो अच्छे से प्लांट ग्रोथ कर पाएगा, है ना। और हम देखते हैं यहाँ सॉइल की जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए। एसिडिक यहाँ जिसे हम कह सकते हैं 6.2 से लेकर 6.8 तक की इसकी पीएच होनी चाहिए। ओके, और हम देख रहे हैं कि यहाँ सेलाइन और एल्केलाइन सॉइल जो होती है उसे प्रेफर नहीं करना चाहिए। अगर सॉइल सेलाइन या एल्केलाइन है तो उसमें जिप्सम वगैरह इसे पर्टिकुलर किसी सॉइल अमेंडमेंट को यूज़ करते हुए उसे ट्रीट करने के बाद ही काम में लेना चाहिए। ओके, तो कहने का मतलब इस तरह से इसके अंदर सॉइल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओके, और अगर हम देखें क्लाइमेट के बारे में बात, तो देखते हैं हम कि एरिया विथ रेनफॉल 600 टू 2500 मिलीमीटर, मतलब 600 से लेकर 2500 मिलीमीटर तक की जहाँ बारिश हो ऐसी जगह पर ही मलबरी कल्टीवेशन होना चाहिए। ओके, और हम देख रहे हैं मीन टेम्परेचर के बारे में बात करें तो हम देखते हैं वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जो उस इलाके का हम देखते हैं 24 से 28 डिग्री सेल्सियस, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, मतलब 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए जो कि 65 टू 80% तक। ओके, और हम साथ में देखते हैं सनशाइन और के बारे में बात। सनशाइन और मतलब आप समझते ही होंगे कि धूप कितने घंटों तक मिलनी चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं टेम्परेट रीजन जहाँ धूप कम ही होती है अवेलेबल, तो वहाँ अगर हम देखें तो कम से कम 5 से 10 घंटे पर डे के रूप में वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। वहीं ट्रॉपिकल रीजन्स जो है तो वहाँ अगर हम देखें पर्टिकुलर 9 to 13 आवर्स पर डे अवेलेबल होना चाहिए सनशाइन, ताकि अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो सके और प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके।
है ना। तो इस तरह से हमने जाना सॉइल और क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू मॉरिकल्चर। ओके, तो सॉइल और क्लाइमेट के बारे में जान लेने के बाद अब हम बात करते हैं लैंड प्रिपरेशन के बारे में कि ज़मीन किस तरह से तैयार की जाती है ना। तो हम देखते हैं लैंड शुड बी प्रॉपरली टिल्ड, उसके ऊपर प्लॉइंग अच्छे से हो जानी चाहिए लैंड के ऊपर, है ना, ताकि प्लॉइंग और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया डी प्लॉइंग भी की जानी चाहिए ताकि वीड्स वगैरह जो हैं उन्हें रिमूव किया जा सके, है ना। बिफोर प्लांटिंग से पहले अच्छे से उनकी टिल्टिंग वहाँ पे अच्छे से होनी चाहिए सॉइल की या लैंड की। और हम देखते हैं इट शुड बी फ्री फ्रॉम वीड्स, ऑफकोर्स उसमें किसी तरह के वीड्स नहीं होने चाहिए, है ना। और हम देखते हैं लेवल्ड प्रॉपरली, अच्छे से लेवल्ड होनी चाहिए वो लैंड, है ना। और हम देख रहे हैं जब लैंड प्रिपरेशन हम कर रहे हैं प्लांटिंग से पहले पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट भी अगर हम दे सकते हैं, है ना। तो कैसे न्यूट्रिएंट, तो हम देख रहे हैं FYM या जैसे हम फार्म यार्ड मैन्योर जिसे हम कहते हैं, तो फार्म यार्ड मैन्योर्स जो है वो पर्टिकुलर रेन फेड कंडीशन है, अगर रेन फेड कंडीशन यानी कि हमारी क्रॉप जो है वो पूरी तरह से बारिश के ऊपर ही डिपेंडेंट है, हम आर्टिफिशियली कोई इरिगेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं या बहुत कम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर रेनफेड कंडीशन के अंदर लगभग 10 टन FYM पर हेक्टेयर के रूप में वहाँ प्रोवाइड करा देना चाहिए। और हम देख रहे हैं इरिगेटेड कंडीशंस हैं तो ऑफकोर्स वहाँ प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, वहाँ अगर हम इरिगेशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा होंगे, है ना, प्लांट डेंसिटी वहाँ ज़्यादा होगी उस फील्ड पे। तो कहने का मतलब वहाँ FYM भी हमें ज़्यादा देना चाहिए, यानी कि 20 टन पर हेक्टेयर तक देना चाहिए। ओके, और हम देख रहे हैं एज ए बेसल डोज, बेसल डोज का मतलब आप जानते ही होंगे प्लांटिंग से पहले ही जो डोज दे दी जाती है, तो इस तरह से FYM की पर्टिकुलर डोज दे देनी चाहिए प्लांटिंग से पहले। ओके, अब जब लैंड प्रिपेयर हो गई तो उसके बाद क्या किया जाएगा, प्लांटिंग की जाएगी, है ना। अब प्लांटिंग जो है वो दो तरह से की जाती है, यहाँ सेक्सुअल प्रोपागेशन भी देखा जाता है और एसेक्सुअल प्रोपागेशन भी देखा जाता है। सेक्सुअल प्रोपागेशन यानी बीज से, है ना, पर्टिकुलर सीड लगा दिया जाए जिससे कि प्लांट नया प्लांट हो जाए, है ना। तो पर्टिकुलर सीडलिंग्स वगैरह जो होंगी किसी पौध जो है उसे अगर लगा दिया जा रहा है ना, या तो डायरेक्ट फील्ड पे ही लगा दिया जाए या फिर हम देख रहे हैं उसे नर्सरी के अंदर ग्रोथ की जाए और उसके बाद जब वो पौधा अच्छे से डेवलप हो चुका हो तब उसे फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो कहने का मतलब इस तरह से सीडलिंग वगैरह से भी किया जा सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है और जो बेनिफिशियल मेथड है वो कौन सा है, तो हम देख रहे हैं सेक्सुअल प्रोपागेशन। सेक्सुअल प्रोपागेशन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक तरह से, तो उसके अंदर हम देखते हैं कटिंग्स का इस्तेमाल किया जाए, पौधे की जो पर्टिकुलर ब्रांचेस हैं, ऐसी ब्रांच जो अच्छी थिकनेस वाली हो, उसके ऊपर कम से कम 3 इंटरनोड्स हों, बर्ड्स उसकी एक्टिव हों, है ना। तो ऐसी पर्टिकुलर कटिंग्स को हम काट लेते हैं और उसे कहाँ लगाते हैं, लैंड के अंदर प्लांट कर देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब इस तरह से ये कटिंग प्रोसेस भी काम में लिया जाता है, जो कि मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है, जो कि मेनली काम में लिया जाता है ना। और हम देख रहे हैं आफ्टर 10 डेज रूट्स एंड लीव्स स्टार्ट डेवलपिंग फ्रॉम द बर्ड्स। अब इस तरह की जो हमारे पास हमने बात करी, ये जो कटिंग्स हैं इन्हें जब लैंड में लगा दिया जाएगा, तब लैंड में लगा देने के बाद पर्टिकुलर किसी डेप्थ पे लगा देंगे हम, तो 10 दिनों के बाद अगर सारी अच्छी चीज़ें अवेलेबल है, अच्छी चीज़ें का मतलब एक तरह से मॉइस्चर वहाँ सॉइल के अंदर अच्छा अवेलेबल है, क्लाइमेट अच्छा है ना, तो उस कंडीशन के अंदर हम देख रहे हैं पर्टिकुलर ये जो बर्ड्स होंगी इनके ऊपर, उन बर्ड्स में से सॉइल के ऊपर तो क्या निकलने लगेंगी, ऑफकोर्स लीव्स डेवलप होने लगेंगी और सॉइल के नीचे वहाँ वो अपनी रूट्स बनाने लगेंगी, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से इसकी प्लांटिंग की जाती है। प्लांटिंग कब की जाती है इसे भी आप याद रखें, ये आफ्टर ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून आने के बाद ही प्लांटिंग की जाती है। क्यों, ताकि मौसम एकदम ठंडा हो जाए, कहीं ना कहीं मॉइस्चर अवेलेबल हो सॉइल के अंदर अच्छे से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी अच्छी हो, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से इसकी प्लांटिंग की जाती है। ओके, तो इस तरह से हमने जाना लैंड प्रिपरेशन और प्लांटिंग के बारे में। ओके, तो जैसा कि आपने जाना, अब तक हमने प्लांटिंग के बारे में जाना, प्लांटिंग कब की जाती है और किस चीज़ की प्लांटिंग की जाती है, यानी प्लांटिंग मटेरियल क्या होता है, ये अब तक हमने जाना। अब हम बात करते हैं कि प्लांटिंग सिस्टम क्या होता है, प्लांटिंग किस पर्टिकुलर सिस्टम के रूप में की जाएगी, है ना। तो इसमें मेनली 2 सिस्टम्स आप याद रख सकते हैं, जो कि है रॉ सिस्टम और दूसरा है पिट सिस्टम। रॉ सिस्टम या कह सकते हैं रो, पर्टिकुलर जैसे रो और कॉलम वाला रो, तो रो जो सिस्टम है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, फॉलोड अंडर इरिगेटेड कंडीशंस। जब हमारे पास इरिगेशन अवेलेबल हो उस कंडीशन में ये रो सिस्टम काम में लिया जाता है पर्टिकुलर। और पिट सिस्टम अगर हम कहें, पिट यानी गड्ढे, है ना, तो पिट सिस्टम हम तब काम में लेते हैं जब रेन फेड कंडीशंस हो, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट हो हमारी क्रॉप, है ना। तो कहने का मतलब रेन फेड कंडीशन हो, उस कंडीशन में हम पिट सिस्टम काम में लेते हैं।
अब ये जो रो सिस्टम है उसमें रो काय की बनाई जाएंगी, तो पंक्तियां काय की बनाई जाएंगी, तो पर्टिकुलर रिज एंड फरोज होते हैं जिसके अंदर आप जानते ही होंगे, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये जो रिज एंड फरोज बनाएंगे उसके अंदर डिस्टेंस जो होगी पर्टिकुलर वो 45 टू 60 सेंटीमीटर डिस्टेंसेस पे होंगी, 45 से 60 या पर्टिकुलर 60 सेंटीमीटर ही आप याद रख सकते हैं, इसके अंदर रो टू रो डिस्टेंस रखी जाती है। ओके, और हम देखते हैं ये एक तरह का सिस्टम जो है वो बुश टाइप के लिए काम में लिया जाता है। बुश टाइप यानी जो हमारा पौधा है वो हम एक तरह से झाड़ी के रूप में लेना चाह रहे हैं, ताकि उसकी जो लीव्स हैं वो मेनली हमारे सेरिकल्चर के रूप में इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो बुश टाइप के लिए हम इस तरह का सिस्टम काम में ले सकते हैं। और वहीं अगर पिट सिस्टम की अगर हम बात करें, गड्ढे वगैरह बनाए ताकि उसमें पानी रुक सके, बारिश का पानी रुक सके और आसानी से उसमें पौधा ग्रो कर सके, तो उस कंडीशन में पिट सिस्टम के अंदर हम देखते हैं पिट कितना गहरा या लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, तो उसकी 40 इंटू 40 सेंटीमीटर का उसके अंदर पिट बनाया जाना चाहिए। 1 kg उसमें FYM या कह सकते हैं हम ऑर्गेनिक मैन्योर डाले जाने चाहिए। साथ में हम देखते हैं पर्टिकुलर रेड सॉइल और सैंड वगैरह जो होती है ना, सैंडी सॉइल, तो उसे भी उसका मिक्सचर भी उसमें डाल देना चाहिए ताकि वो प्लांट वहाँ पे अच्छे से स्टेबल रह सके। और हम देखते हैं 3 कटिंग्स आर प्लांटेड इन अ ट्राइंगल इन ईच पिट, एक ही गड्ढे में 3 हम देख रहे हैं पर्टिकुलर कटिंग्स जो है उसे लगाया जाता है। ओके, और हम देखते हैं अगर बुश टाइप का प्लांट है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुश टाइप प्लांट मतलब एक तरह से झाड़ी के रूप में हम उस प्लांट को लेना चाह रहे हैं, या हो सकता है हम हाई बुशेस बड़ी बुशेस के रूप में उसे लेना चाह रहे हैं, या हम उसे पर्टिकुलर ट्रीज के रूप में, ट्रीज के ऑब्जेक्टिव के रूप में उगा रहे हैं ताकि बड़ा पेड़ हो जाए तो उसमें फूल वगैरह भी आए और उसका अलग उस तरह से प्रोडक्शन भी काम में लिया जा सके। तो उस कंडीशन के अंदर हम देख रहे हैं स्पेसिंग अलग अलग रखी जाती है। तो पिट सिस्टम के अंदर आप स्पेसिंग याद रख सकते हैं, बुश टाइप के अंदर 90 इंटू 90 सेंटीमीटर, और हाई बुशेस जो हैं उसके अंदर हम देख रहे हैं 180 टू 180 सेंटीमीटर, और ट्रीज टाइप वगैरह जो होंगे उसमें 270 टू 270 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंसेस जो है, मतलब ट्रीज जो हैं वो ऑफकोर्स बड़े हो जाएंगे तो उसके लिए स्पेसिंग ज़्यादा रखी जानी चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमने जाना 2 मेन सिस्टम्स के बारे में, जो कि है रॉ सिस्टम एंड पिट सिस्टम। जब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF अवेलेबल है, जब आप उसे पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि प्लांटिंग सिस्टम के अंदर 5 सिस्टम्स पढ़े जाते हैं। 5 सिस्टम्स यानी 2 सिस्टम्स तो आपने पढ़ ही लिए, रो सिस्टम और पिट सिस्टम। 3 सिस्टम और हैं जिसे हम कोलार सिस्टम, स्ट्रिप सिस्टम और एंगुलर सिस्टम कहते हैं। अभी जो कोलार सिस्टम है, वास्तव में कोलर क्या है, तो हम देख रहे हैं कर्नाटका के अंदर एक जगह का नाम है कोलर, तो उस कोलर जगह के ऊपर हम देख रहे हैं कि ये सिस्टम काम में लिया गया। ये सिस्टम वास्तव में है कुछ नहीं, बस एक तरह का मॉडिफाइड फॉर्म है रो सिस्टम का, यानी इसमें भी रिज एंड फरोज ही बनाए जाते हैं, लेकिन वो थोड़े पास पास बनाए जाते हैं, यानी उनकी डिस्टेंस जो होती है वो कम कर दी जाती है, क्लोज हो जाती हैं इसके अंदर रिज एंड फरोज। तो कहने का मतलब यहाँ डिस्टेंसेस जो है वो कहीं ना कहीं 35 से 45 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब डिस्टेंस जो है उनके अंदर कम कर दी जाती है कोलर सिस्टम में। ओके, वहीं अगर हम बात करें स्ट्रिप सिस्टम की, स्ट्रिप यानी पट्टी, आप जानते होंगे है ना, तो पर्टिकुलर स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, यानी कि 2 से 3 रो जो होंगी उनको मिला के एक स्ट्रिप बना दी, 2 से 3 रो है एक और मिला के स्ट्रिप बना दी। उन स्ट्रिप्स को क्या करा जाता है, प्लांट किया जाता है, ताकि अच्छा अब ये जो स्ट्रिप बना दी, इन स्ट्रिप्स के बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है ताकि उसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस वगैरह जो हैं वो आसानी से हो सकें, उनमें हार्वेस्टिंग के टाइम पे इजीली हार्वेस्टिंग हो सके। तो कहने का मतलब स्ट्रिप सिस्टम भी काम में लिए जाते हैं, एंगुलर सिस्टम भी काम में लिए जाते हैं। ये पर्टिकुलर एक तरह से पिट सिस्टम ही होता है एंगुलर सिस्टम, लेकिन ये जो हिली एरियाज जो होते हैं है ना, जैसे नीलगिरीज वाले रीजन के अंदर, तो कहने का मतलब वहाँ जो एरियाज हैं वहाँ पर्टिकुलर इस तरह का सिस्टम काम में लिया जाता है, जो कि एक तरह का मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, पिट सिस्टम का। तो मेनली तो 3 ही सिस्टम है, कौन कौन से, 2 ही सिस्टम है, रो सिस्टम और पिट सिस्टम। लेकिन अगर हम देखें इसकी मॉडिफाइड फॉर्म बना दी जाए या पर्टिकुलर किसी जगह के नाम पे अगर कहें, तो वो 3 और भी हैं सिस्टम, जो कि कोलर सिस्टम, स्ट्रिप सिस्टम और एंगुलर सिस्टम। ओके, तो इस तरह से हमने जाना प्लांटिंग सिस्टम ऑफ मॉरिकल्चर के बारे में। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन आप जानते ही होंगे कि आर्टिफिशियली जो वाटर मैनेजमेंट किया जा रहा है उसे हम इरिगेशन कहते हैं। तो इरिगेशन किस तरह से कब कब करा जाता है, तो हम देखते हैं ड्यूरिंग ड्राई पीरियड इरिगेशन शुड बी गिवन एट 7 to 15 डेज इंटरवल, 7 से 15 दिन के इंटरवल्स पे हमें पानी देते रहना चाहिए अगर ड्राई सीजन्स है या ड्राई पीरियड है तो, है ना, डिपेंडिंग अपॉन दी सॉइल कंडीशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल की कंडीशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हमें इरिगेशन देने चाहिए।
और इसी के ऊपर बेस्ड एक चीज़ आप याद रख सकते हैं, जैसे कि लोमी और क्ले सॉइल है। अगर लोमी टेक्सचर की सॉइल है तो उसमें हम वंस इन 10 डेज 10 दिनों में एक बार पानी अवेलेबल कराना चाहिए उसमें। और क्ले सॉइल है जिसके अंदर पानी ज़्यादा होल्ड हो पाता है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं वंस इन 15 डेज 15 दिनों के इंटरवल में हमें उसे पानी देना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब इस तरह से कुछ इरिगेशन के बारे में आप याद रख सकते हैं। वहीं अगर इसके मेथड्स की बात करें इरिगेशन की, तो इरिगेशन के जनरल मेथड्स आपने एग्रीकल्चर पढ़ रखा है तो कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे कि फर्रो मेथड्स होते हैं, है ना, किसी दो रीजन फर्रोज जो होते हैं, तो उन रो के बीच में कहीं ना कहीं हम देखते हैं इरिगेशन प्रोवाइड कराते हैं। दो रो के बीच में एक ही इरिगेशन चैनल चलता है जहाँ पे, है ना, तो वो रो मेथड्स हो जाते हैं। वहीं बेसिन मेथड्स होते हैं, पर्टिकुलर ट्रीज़ वगैरह जहाँ हमें लगाने हैं तो उस कंडीशन में बेसिन बना के वहाँ बेसिन मेथड्स वगैरह काम में लिए जाते हैं। फ्लैट बेड मेथड्स होते हैं, पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर बेड बनाया जाए और उसके अंदर प्लांटिंग की जाए, है ना। और ओवरहेड या स्प्रिंकलर मेथड्स जो कि मोस्ट फेमस होते हैं, ना, स्प्रिंकलर्स लगा दिए जाते हैं। अच्छा, जो बुशेस टाइप के होते हैं, जो झाड़ी नुमा अगर हम क्रॉप ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हम इस तरह से स्प्रिंकलर्स वगैरह काम में ले सकते हैं। वहीं हम ड्रिप इरिगेशन भी देख सकते हैं, बूंद बूंद सिंचाई जिसमें पानी या मॉइस्चर सबसे ज़्यादा होल्ड हो पाता है। तो कहने का मतलब उस कंडीशन में ड्रिप इरिगेशन को भी काम में लिया जा सकता है इरिगेशन के पर्पज से। तो ये तो अलग अलग मेथड्स हैं जिनके बारे में जनरली आप जानते ही होंगे, है ना। तो ये मेथड्स काम में लिए जाते हैं। और साथ में अगर हम देखें फर्टिलाइज़र या मैन्योर डोज की, मैन्योर्स या FYM के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया ही था, जिसके अंदर 10 टन और 20 टन के बारे में बात की थी हमने, है ना, लैंड प्रिपरेशन के अंदर बात करी थी। रेनफीड कंडीशन है तो 10 टन पर हेक्टेयर के रूप में हम देते हैं FYM, और वहीं अगर इरिगेटेड कंडीशन है तो 20 टन पर हेक्टेयर हम उसमें FYM दे देते हैं बेसल डोज के रूप में। FYM के बाद अगर फर्टिलाइजर की बात करें, NPK की बात करें, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं रो सिस्टम जो अगर है, रो सिस्टम के अंदर हम, है ना, बात कर रहे हैं तो उसमें 300 टू 120 टू 120 इतना ज़्यादा NPK दे रहे हैं। इतना ज़्यादा एक साथ नहीं दे रहे हैं, ये हम स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट यानी बांट देंगे अलग अलग हिस्सों के अंदर। जैसे 60/60/60 इस तरह से अगर हम इसे तोड़ दें तो इसे पहली बार जब लीफ की हार्वेस्टिंग हो तब देंगे, दूसरी बार हार्वेस्टिंग हो तब दूसरी डोज देंगे। तो इस तरह से 5 से 6 डोजेस के अंदर बांट देंगे हम इसके NPK को, उसके बाद इसे फसल के ऊपर अप्लाई किया जाता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से फर्टिलाइजर्स हम इसमें अप्लाई करते हैं। पिट सिस्टम में भी इसी तरह से फर्टिलाइजर्स जो हैं वो दिए जाते हैं, NPK दिए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने जाना इरिगेशन और फर्टिलाइजर डोजेस के बारे में। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्रूनिंग। प्रूनिंग आप जानते होंगे एक तरह से कटाई छटाई, है ना। तो ये क्या है, हम देखते हैं सर्टेन ब्रांचेस ऑफ मलबेरी आर पीरियडिकली कट, है ना। पर्टिकुलर कुछ ब्रांचेस हैं जो पौधे की कट कर दी जाती हैं। क्यों कट कर दी जाती हैं? टू गिव अ प्रॉपर शेप एंड साइज, ताकि पौधा एक प्रॉपर शेप और साइज के अंदर रहे। टू द प्लांट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लीफ यील्ड, ताकि ऐसा करने से लीफ की जो यील्ड है वो बढ़ जाए। ऐसा क्यों? आप भी जानते होंगे कि अगर हम पौधे की अगर कटाई कर देते हैं, है ना, किसी पर्टिकुलर ऊपर से कट कर देते हैं तो पौधे की नीचे से ब्रांचेस बढ़ने लगती है ना। तो उसी तरह से पर्टिकुलर किन्हीं ब्रांचेस को अगर हम काट देंगे तो और अच्छे से उस प्लांट की जो ब्रांचेस हैं वो निकल के आएंगी, और कहीं ना कहीं उसमें लीफ यील्ड जो है, पत्तियां जो है वो बढ़ सकती हैं उस पौधे पे। तो कहने का मतलब ये हुआ, लीफ की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम ऐसा करते हैं। और साथ में हम देख सकते हैं एंड इट्स फीडिंग वैल्यू, ताकि लीफ अगर ज़्यादा होंगी तो उसे ही हम सेरिकल्चर में आसानी से काम में ले सकते हैं, है ना। तो दिस इज नोन एज द प्रूनिंग, और इसे ही हम प्रूनिंग कहते हैं। ओके, प्रूनिंग मेनली 3 तरह की होती है, लो कट, मीडियम कट और हाई कट प्रूनिंग। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, लो कट, मीडियम कट और हाई कट, ये वास्तव में ज़मीन से ऊंचाई के बारे में बताया गया है। ज़मीन से अगर उसे आधे मीटर की डिस्टेंस पे ही अगर ब्रांचेस कट की जा रही हैं तो उसे लो कट प्रूनिंग कहते हैं। आधे से 1.5 मीटर या मतलब 0.5 टू 1.5 मीटर तक अगर हम कटिंग कर रहे हैं तो उसे मीडियम कट प्रूनिंग कह देते हैं। और 1.5 मीटर से भी ऊपर अगर हम कटिंग कर रहे हैं उसके अंदर ब्रांचेस की तो उसे हाई कट प्रूनिंग कह देते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने जाना प्रूनिंग के बारे में। और साथ में जो मैंने यहाँ बोर्ड पे मेंशन नहीं की है चीज़, वो एक तरह से आप समझ सकते हैं वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट आप जानते ही हैं, जिसके अंदर मेनली 3 तरह से मैनेजमेंट होता है। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, तो उसमें कल्चरल मेथड्स भी काम में लिए जाते हैं, मैकेनिकल मेथड भी काम में लिए जाते हैं और केमिकल मेथड्स भी काम में लिए जाते हैं,
है ना। तो कहने का मतलब कल्चरल मेथड्स के अंदर पर्टिकुलर जो भी हम डिवाइस वगैरह या इक्विपमेंट काम में ले रहे हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, है ना। वीड्स वगैरह की डीप प्लॉइंग के साथ में ही उसे हटा देना चाहिए। मैकेनिकल मेथड्स में उन्हें हाथ से या तो हैंड होइंग की जा सकती है या पर्टिकुलर किसी डिवाइस से उसकी हेल्प से उन वीड्स को मैकेनिकली हटा दिया जाता है, तो मैकेनिकल मेथड्स के अंदर आ जाती हैं। वहीं अगर हम देखते हैं जो कि होते हैं केमिकल मेथड्स, तो कोई पर्टिकुलर जो वीडीसाइड्स वगैरह जो होते हैं उनकी पर्टिकुलर डोजेस को काम में लेते हुए उनके ऊपर वीड मैनेजमेंट किया जा सकता है। अगर आप वीड मैनेजमेंट को और अच्छे से बढ़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ अवेलेबल है उसमें अच्छे से उसके बारे में लिखा गया है, तो आप उसे चाहें तो रीड कर सकते हैं। इस स्लाइड की नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब हम हार्वेस्टिंग के बारे में और बात करेंगे, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए एट लास्ट अब हम बात कर लेते हैं हार्वेस्टिंग के बारे में। हार्वेस्टिंग यानी कि एक तरह से एंड प्रोडक्ट जो है हमारे पौधे का उसे अलग कर लेना, है ना। तो हार्वेस्टिंग हम देखते हैं, इट इज रिकमेंडेड इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स बिकॉज ड्यूरिंग आफ्टरनून लीव्स कंटेन लेस वाटर। एक मिनट रुकिए, हार्वेस्टिंग हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस पर्पस से बात कर रहे हैं? हम फलों की हार्वेस्टिंग नहीं देख रहे हैं, हम मेनली लीफ की हार्वेस्टिंग देख रहे हैं। हमारा मेन पर्पस अभी हम सेरीकल्चर के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि सेरीकल्चर के अंदर सिल्क वर्म को पत्तियाँ चाहिए खाने के लिए, तो उसकी हार्वेस्टिंग हम कर रहे हैं। तो वो जो लीव्स हैं वो हम अर्ली मॉर्निंग आवर्स के अंदर ही कट करें तो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आफ्टरनून लीव्स कंटेन लेस वाटर। जो दिन के वक्त, आफ्टरनून के वक्त अगर हम उस लीव्स को कट करेंगे तो उसके अंदर ट्रांसपायरेशन हो चुका होगा, पानी कम अवेलेबल होगा, एंड वाट मोर कार्ब्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे क्योंकि धूप की प्रेजेंस में उसमें फोटोसिंथेसिस अच्छा हो रहा होगा, है ना, पत्तियों में। तो कहने का मतलब हाई कार्ब्स होंगे, है ना, ड्यू टू एक्टिव फोटोसिंथेसिस एंड द ट्रांसपायरेशन टेकिंग प्लेस इन द डे टाइम के अंदर ऐसा हो रहा होगा उन पत्तियों में। इसलिए हम सुबह सुबह अगर उन्हें कट करें तो उन पत्तियों में मॉइस्चर ज़्यादा अवेलेबल होगा, वो पत्तियाँ सॉफ्ट होंगी, सेक्युलेंट होंगी, है ना, स्मूथ होंगी, जैसा कि हमारे सिल्क वर्म को चाहिए खाने के लिए, है ना। तो वैसी अच्छी पत्तियाँ होंगी, तो उस कंडीशन में हमें उस पत्तियों की हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। हार्वेस्टिंग जो है पर्टिकुलरली 3 तरह से यहाँ देखी जाती है, जैसे हम कह सकते हैं लीफ हार्वेस्टिंग या जिसे लीफ पिकिंग भी कहते हैं। सिर्फ पत्तियों को अलग कर लिया जाए, जो कि लेबर इंटेंसिव वर्क है। अब सिर्फ जो लेबर लगाने पड़ेंगे जो सिर्फ पत्तियों को ही अलग करें तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, है ना। और सिर्फ अगर हम सिर्फ पत्तियों को अलग कर लेंगे तो उन्हें प्रिजर्व करना भी मुश्किल है, संभाल के रखना भी मुश्किल है, क्योंकि वो जल्दी ही पत्तियां सूख जाएंगी और वो काम की नहीं रहेंगी, है ना। तो इतना अच्छा मेथड नहीं है ये लीफ पिकिंग का। ओके, नेक्स्ट जो मेथड हो सकता है वो हो सकता है ब्रांच कटिंग, मतलब पूरी की पूरी शाखा ही काट ली जाए, ब्रांच ही जो है पौधे पे लगी हुई पत्तियों की उसे कट कर लिया जाए। ऐसा करने से क्या होगा, जो पत्तियां उस ब्रांच पे लगी हुई हैं वो मॉइस्चर रिटेन करे रखेंगी, मतलब उनमें मॉइस्चर रहेगा कुछ टाइम तक, तो उसे हम ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं और अपने काम में ले सकते हैं। तीसरा मेथड जो हो सकता है वो होता है होल शूट हार्वेस्ट, पूरा का पूरा शूट ही अगर हम कट कर दें, तना जो है उसे कट कर दिया जाए, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, ज़मीन से कुछ दूरी पर उसे कट कर लें हम, तो उस पौधे को पूरा का पूरा हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं नमी के अंदर, और उसे सेरीकल्चर या सिल्क वर्म के लिए काम में ले सकते हैं फीडिंग में। वहीं अगर हम देखें ये जो मेथड है होल शूट हार्वेस्ट या ब्रांच कटिंग वाला, ये लेस लेबर इंटेंसिव है, इसमें इतने ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी लीफ हार्वेस्टिंग में पड़ रही है ना। और ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी पड़ जाएगा काम, क्योंकि इसमें पूरा का पूरे हम ब्रांचेस या पूरे शूट को ही कट कर रहे हैं, है ना। और ज़्यादा बढ़िया भी है ये, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा रिटेन रह सकता है। ओके, तो हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद आपने समझ लिया इन्हें प्रिजर्व किया जाता है, संभाल के रखा जाता है एक तरह से इन्हें, है ना। किस में संभाल के रखा जाता है, तो आप याद रख सकते हैं कि जो बोरियां होती है, गिनी बैग्स वगैरह जो होते हैं, उन्हें भिगोकर उनके बीच में इन पत्तियों को रखा जाए, ताकि उनके अंदर मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहे, पत्तियां सॉफ्ट रहें, है ना। तो कहने का मतलब हार्वेस्टिंग के बाद उनकी प्रिजर्वेशन भी किया जाता है। ओके, प्रिजर्वेशन के बाद क्या होगा भाई, खिला दो जिन्हें खाना है ना, यानी कि सिल्क वर्म को इन्हें दे दिया जाएगा और वो उसके खाएंगे अपनी लाइफ साइकिल के अंदर। अच्छा, कब दिया जाता है खाने को, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, लगभग 3 मॉल्ट के बाद। पिछले वीडियो के अंदर हमने मॉल्टिंग के बारे में भी बात करी थी कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें जो लार्वा है वो मॉल्टिंग दर्शाते हैं कितनी बार, 4 बार। तो उसमें जब 3 बार मॉल्टिंग हो चुकी होती है उस कंडीशन में इन्हें हम कहीं ना कहीं फीडिंग के लिए ये पर्टिकुलर मलबरी लीव्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं।
तो कहने का मतलब क्या हुआ, उसके बाद वो अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाएंगे, कोकून बनाएंगे, कोकून के ऊपर सिल्क बनाएंगे, और वो सिल्क हमारे मेन काम का होता है। अब उसके आगे की जो भी प्रोसेसिंग होती है वो इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो इस तरह से हमने जाना हार्वेस्टिंग और साथ में कंप्लीट मॉरिकल्चर को। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया उसकी एक पीडीएफ फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहें तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो से पहले मैं मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में एपीकल्चर और लाख कल्चर के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने बताया, ये वीडियो जो है वो सेरिकल्चर का एक तरह से पार्ट सेकंड है, जिसमें हमने मॉरिकल्चर के बारे में बात करी। तो इस वीडियो से जो पहले का वीडियो है और इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उन दोनों की ही लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। आप उन पर टच करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज और क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से यूट्यूब और भी इस चैनल की जो वीडियोस हैं आपको रिकमेंड करता रहेगा, तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज से।